वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2021 के समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 3 की। यह प्रश्न है, भारतीय रियासतों की एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। 150 शब्द और 10 अंक के इस प्रश्न की आपके लिए जो विशेषता है, जिस पर आपको गौर करना है, वह यह है कि भारतीय रियासतों के एकीकरण के दौर को याद कीजिए और उस दौर में जो मुख्य प्रशासनिक और सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं आ रही थी, प्रशासनिक मुद्दे आ रहे थे, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं आ रही थी, उनका आकलन प्रस्तुत करना है, यानी उनको एसेस करना है कि वो कौन कौन सी समस्याएं थीं। साधारण प्रश्न है ये भी, और इस पर थोड़ा विचार करना है। व्यापक रूप से परेशानी तब होती है जब आपके पास तथ्य बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको यह स्पष्ट नहीं होता है कि लिखना क्या है। ऐसे में आपके पास, और वह भी आपको 150 शब्दों में लिखना है, यानी उन तथ्यों में से भी चुनाव करना मुश्किल होता है। और ऐसे में प्रश्न का जो परिप्रेक्ष्य है उसके बिगड़ जाने की स्थितियाँ होती हैं। बावजूद इसके हमें उसमें से ही सही संदर्भ में परिप्रेक्ष्य तलाशने होते हैं। और उस संदर्भ में देखें तो जब भारत का विभाजन हुआ और भारत को आज़ादी मिली, और उस आज़ादी के बाद जो रजवाड़े थे, जो तकरीबन 565 से अधिक रजवाड़े थे या रियासतें थीं, जो सीधे अंग्रेज़ों के अधीन थी, और अंग्रेज़ों ने उन्हें अपने आप से जब भारत को आज़ादी दी तो उन्हें भी स्वतंत्र कर दिया। और स्वतंत्रता के साथ साथ जब उन्हें इस बात की आज़ादी दी कि वह निर्णय ले सकें कि वह भारत के साथ जाएं कि पाकिस्तान के साथ जाएं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। ऐसे में इस बहुत विधि वाले देश को, जिसकी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक इच्छाएं और अपेक्षाएं विविध तरीके की थीं, ऐसे में एक भारत के निर्माण के लिए, एक अखंड भारत के निर्माण के लिए, एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए जिसमें भारत राष्ट्र का कॉन्सेप्ट था, वह बहुत मुश्किल काम था। और इस मुश्किल वक्त में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसमें निश्चित रूप से सरदार पटेल की भूमिका जो थी वह महत्वपूर्ण थी। और इसी संदर्भ में इस प्रश्न को समझने की कोशिश करनी है। यानी यह प्रश्न इस संदर्भ में समझना है कि सरदार पटेल ने किन किन स्थितियों के जरिए कैसे कैसे रियासतों से बात करके उन्हें शामिल किया, और किन किन प्रक्रियाओं के तहत उस सामाजिक और सांस्कृतिक जो भौगोलिक विभिन्नता थी, वह इस दौर में एक अखंड भारत के निर्माण में अपने अनुरूप उसने अपनी भूमिका निभाई। इसको समझने की ज़रूरत है। आज़ादी से पहले रजवाड़े ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए अपने घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें अंग्रेज़ों के शासन को स्वीकार करते हुए वह घर के अंदर की, यानी अपने राज्य के अंदर की व्यवस्थाओं को वह चलाते थे। लेकिन आज़ादी के बाद वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। निश्चित रूप से कई रजवाड़े ऐसे थे जो कि एक लोकतांत्रिक देश का निर्माण हो रहा था, जिसका अनुभव उनके पास भी नहीं था और किसी के पास भी नहीं था, और एक लोकतांत्रिक देश के निर्माण में उन्हें शामिल होना था। लेकिन वह जो कि अपनी प्रजा के साथ अलोकतांत्रिक तरीके से पेश आते थे, निश्चित रूप से वह रजवाड़े किसी भी तरह से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, एक लोकतांत्रिक देश में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। कई रियासतों ने एकीकरण अधिनियम की विधियों द्वारा भारत में शामिल होना स्वीकार किया। ऐसे में कई ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने एकीकरण अधिनियम की जो विधियां थीं उसके द्वारा भारत में शामिल होना स्वीकार किया था, क्योंकि यह एक प्रशासनिक मुद्दा था। सारी रियासतों को एक छत्र के नीचे लाना, एक छतरी के नीचे लाना, जिसे भारत कहते थे। ऐसे में कुछ रियासतें थीं, उन्होंने इसकी खिलाफत भी की, जिसमें त्रावणकोर, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर जैसी जो रियासतें थीं, जो रजवाड़े थे, उन्होंने भारत में शामिल होने में आनाकानी की और नई तरह की प्रशासनिक समस्या पैदा की। ऐसे संदर्भ में कुछ इनमें से रियासतों के साथ बात की गई, उन्हें उनकी विभिन्नताओं का सम्मान करने की बात की गई, उनको इसके साथ साथ उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के से संबंधित जो उनकी मांगे थी, उनमें भारत सरकार ने, उस समय की जो भारत की अंतरिम सरकार थी, उसने लचीला रुख रखा और उनको स्वायत्तता देते हुए उनको जोड़ने का काम किया, जिसमें जम्मू कश्मीर इस तरह की रियासत थी। इसके अलावा मणिपुर की रियासत थी, जो काफ़ी हद तक इस संदर्भ में अपने आप को भारत में शामिल करने के लिए तैयार हुई। कश्मीर तो खैर इसलिए भी तैयार हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से उस पर कब्जा करने की कोशिश की, ऐसे में उसे डर था कि वह पाकिस्तान का हिस्सा ना बन जाए, तो उसने भारत में अपने आप को शामिल करने के लिए वो तैयार हुआ। इसके अलावा
जूनागढ़ और हैदराबाद की जो रियासतें थीं, जो किसी भी स्थिति में भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, उनको उस समय की अंतरिम सरकार ने सरदार पटेल के नेतृत्व में राजनीतिक और सैन्य कौशल के जरिए भारत में शामिल करने के लिए मजबूर किया। साथ ही जो प्रशासनिक सवाल ये तो थे ही थे, इनको शामिल करना, उनको एकत्र करना और एक प्रशासनिक ढांचे में लाना, यह एक सवाल तो उसमें के थे ही थे, ये मुद्दे तो थे ही थे। इसके साथ जो सीमाओं का सीमांकन था वह भी एक मुद्दा था, और साथ ही क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की जो प्रमुख कोशिशें थी वह भी मुख्य रूप से इस तरह की स्थितियां थीं। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसकी जो सीमाएं थीं, उन सीमाओं का जो सीमांकन था वो बहुत ही अस्पष्ट तरीके से था, और उस सीमांकन को समझना, उसके अंतर्गत की जो रियासतें हैं उनको अपने साथ करना, और ऐसे में जब पाकिस्तान के साथ भी, चूँकि पाकिस्तान एक नया देश बना था, उसके साथ जो संबंध थे वो बहुत ही कड़वे थे, और अन्य जो चीन वगैरह जो पड़ोसी देश थे उनके साथ भी जो नए तरह की सीमाओं की समस्याएं पैदा हुई, वो सारे के सारे प्रशासनिक मुद्दे थे। इनको सुलझाना भी उस समय, और इनको सुलझाते हुए उन क्षेत्रों की जो तमाम विभिन्न संस्कृतियां थी, विभिन्न छोटी छोटी जो रियासतें थी, उनको अपने पक्ष में करना, यह भी एक बहुत बड़े कौशल की बात थी जिसको करने का प्रयास किया गया, और यही मुख्य रूप से प्रशासनिक मुद्दे थे। इसके अलावा इन प्रशासनिक मुद्दों के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दे भी थे। जैसे इस देश में भाषा, बोली, संस्कृति, धर्म आदि के विविध पक्ष, भारत विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं और बोलियों का देश है, और ऐसे में इन सारे लोगों को, इन विभिन्नताओं को एकजुट करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसके साथ साथ पहली बार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू हो रही थी, जिसका अनुभव किसी के पास नहीं था। यानी कोई भी नहीं जानता था, न नेता ही जानते थे, और न यह इन रियासतों के नागरिक ही जानते थे, न इन रियासतों में जो रजवाड़े थे वही जानते थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दरअसल होती कैसी है, उसका जीवन कैसा होता है। और ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत इन सबको लाना उस समय की प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों में से संबंधित चुनौतियाँ थी, जिसको की करने की कोशिश की गई। संविधान का निर्माण, उसे लागू करना, और पूरे भारत में संविधान के अनुरूप व्यवहार तथा बर्ताव की स्वीकार्यता की भी चुनौती थी। यानी संविधान, इसके पहले भारत कभी भी संविधान के अंतर्गत कभी काम नहीं हुआ था, कोई संविधान नहीं हुआ करता था। निश्चित रूप से अंग्रेज़ों ने संविधान बनाने की कोशिश की अपने तरीके से, लेकिन वह उनका अपना परिप्रेक्ष्यता, चाहे वो एक्ट, जिसे वो एक्ट के जरिए परिभाषित करते थे, और जिसका व्यापक रूप जो है, जो संविधान के संदर्भ में अगर हम देखें तो व्यापक रूप 1935 का जो एक्ट आया था उसके तहत ही वह परिभाषित होता है। लेकिन उसे पूरे देश में लागू करना और भारत के संविधान के अनुरूप सारे लोगों की सारे जो नागरिक हैं, जो समूह हैं, जो राजनीतिक समूह हैं, जो सामाजिक समूह हैं, उन सबको उस एक संविधान के अंतर्गत व्यवहार करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए मजबूर करना या उन्हें स्वीकार्यता उसकी प्रस्तुत करना, यह एक बहुत बड़ा काम था, और ये भी बहुत बड़ा प्रशासनिक और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दा भी था। साथ ही दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन प्रमुख मुद्दा था। दक्षिण भारत में इस बात का बहुत आक्रोश था, और वह दरअसल जो रजवाड़े शामिल हुए, उन रजवाड़ों के अंतर्गत भाषाओं का जो संघर्ष था वह भी जारी था। वह सीधे जब भारत आज़ाद हुआ उस संदर्भ में भी वह काफ़ी स्पष्ट रूप से पैदा हुआ। और ऐसे में भाषा के आधार पर दक्षिण भारत में जो राज्यों का गठन था, यह एक विकट चुनौती थी, और यह चुनौती जो थी, यह किसी न किसी तरह से भारत की जो एकीकरण की प्रक्रिया है, उस एकीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती थी। तो ऐसे में इस प्रश्न के अंतर्गत जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि भारतीय रियासतों की एकीकरण की प्रक्रिया में जो मुख्य प्रशासनिक मुद्दे और सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं थीं, वह इस संदर्भ में थी, और मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, और यही शायद होगा भी। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।